अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट मैथमेटिक क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। जो कंप्लीट हमारे इंशाल्लाह आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को जो है कंप्लीट कर लेंगे। बाकी का जो भी एक्सरसाइज आपको स्टार्टिंग की देखनी है क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाकर इजीली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली जो हमारे पास हमारा यूनिट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, इसमें बेटा हमें ये एक तरह से थ्योरम समझ लें आप, इस तरह को आपने को टैकल करना है। तो यहाँ पे क्या, यूजिंग वेक्टर प्रूफ दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे पेयर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइडेड होता है ना, वो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होता है। उस पर स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर हमारे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ये तो मेरे पास रोम्बस बन गया, बिगड़ी हुई शक्ल होती है ना स्क्वायर की, ये स्क्वायर है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल की बिगड़ी शक्ल पैरेललोग्राम होती है। ठीक, थोड़ा टेढ़ा होता है इसकी ये साइड्स, देखो इस तरीके से। तो ये तमाम जो है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जो 4 साइडेड होती हैं ना, वो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। ठीक है जी। आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हम पहले एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम की यहाँ पे शेप बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ताकि हम थोड़ा सा आपको बता भी सकें। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पैरेललोग्राम। आप चाहें तो मेजर करके बना लें ABCD। अब आपको पता है पैरेलल बेसिकली क्या होता है। पैरेलल बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर मैं ये 2 लाइंस कह दूँ ये पैरेलल हैं आपस में से, ये 2 पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में सामने अपोजिट साइड वाले दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के एंगल्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इनके अपोजिट साइड्स की बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है बेसिकली। ठीक है जी। अगर इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है कॉन्ग्रेंट है और पैरेलल है, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसकी साइड्स की अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो भाई, अगर ये 2 लाइंस का हो तो क्या ये पैरेलल है? नहीं, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे आगे जाके जो है जब मीट करेंगी तो ये टकरा जाएंगी ना, तो ऐसी लाइन जो है पैरेलल नहीं होती। खैर, अब हम इनमें कुछ एंगल्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे हम थ्योरम्स करते हैं उसी तरीके से उनके अपोजिट साइड्स के एंगल की बात करते हैं। इस तरह हमें 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें मिलेगा ABC और दूसरा ट्राइंगल जो हमें मिलेगा वो हमें CDE मिलेगा, CDA मिलेगा, CDA। एक ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल। ठीक है जी। इन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या पता है, आप ये जानते हैं कि जो ये आपके पास AB मेजरमेंट है ना, AB जितनी ये साइड है वही B से CD के इक्वल आएगी, ऐसा ही है। फिर आप जानते हो जो ये AD साइड है इस BC के इक्वल आएगी, ऐसे ही है। तो आप कहोगे जो आपके पास आपका AD है बेसिकली वो आपके BC के इक्वल आएगा, ऐसा है। अब हम ट्राइंगल की अगर बात करें, अगर मैं आपको थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को ना इधर मैं सही करके लिख के बना देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल पहला वाला ट्राइंगल जो आपका ये वाला ना, ये आपने नहीं बनाना, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये ABC, देखो ये एक ट्राइंगल A है, ये B है और ये C है। दूसरा वाला ट्राइंगल ये DCA उठा लेती हूँ मैं, सेम ऐसे जैसे मैंने इस तरह करके ये ट्राइंगल उठा लिया DC और A। इसका एंगल जो है देखो इधर बन रहा है और इधर वाले का एंगल ये इधर बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अगर मैं ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ले लूँ, मैं कह रही हूँ कि दोनों ट्राइंगल फॉर एग्जांपल एक जैसे हैं। ठीक है, देखो ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल CDA, अगर ये दोनों ट्राइंगल मैं कह रही हूँ ये कॉरस्पॉन्डेंस से एक जैसे हैं, अगर कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है शक्ल में मिकदार में हूबहू एक जैसा होना, और कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है शक्ल में एक जैसा होना। ठीक है, सिर्फ मिकदार में क्वांटिटी में एक जैसा ना होना। कर देख लेते हैं जी क्या कहा जा रहा है। अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं और कहूं कि ये कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल CDA के, ये O नहीं है D है, CDA के, तो उस पर क्या चीज़ कॉमन है? सबसे पहले तो आप कहोगे देखो फॉर एग्जांपल इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये जो हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज जो है ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है। 2 एंगल्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो बेस होती है, ये 2 एंगल को मिलाने वाली लाइन ये बेस है इसका, तो इसका रिमेनिंग ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ऐसा ही होगा ना। ठीक है जी। तो हम कहेंगे इसमें जो आपके पास ये AB है ना, ये वाला जो आपका बेस है, यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड आपकी AB है बेसिकली ये CD के इक्वल है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है, हम कह सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है। देखो ये वाला AD और इस BC के परपेंडिकुलर भी तो आपस में दोनों के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तो फिर आप ये कहोगे तो इसका 90 डिग्री जो बन रहा है ए सी, ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो भी तो इस ए सी के इक्वल है, दोनों में कॉमन है। अब आपने यहाँ पे रीज़न नहीं देना। पहले आप क्या करते थे मैट्रिक में, जब आप थ्योरम्स कर रहे होते तो आप स्टेटमेंट और उसके बराबर में आप लोग रीज़न दे रहे होते थे। यहाँ पे आपने रीजंस नहीं देने। तो अगर हमने कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इक्वल कर दी तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है बेसिकली कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे ना, तो हम कहेंगे ए सी डी। अब यहाँ पे बेसिकली सी में एंगल बन रहा है ये वाला, और यहाँ पर ए के बिटवीन एंगल बन रहा है तो हमने सी के सेंटर में रखा है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी ए सी के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, यहाँ पे इनके जो अपोजिट एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये दोनों आपस में अपोजिट साइड ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, कैसे? देखो ये एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी बी ए सी के इक्वल होगा, बी ए सी के, ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए सी बेसिकली कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ए सी बी के। देखो ये वाला डी ए सी एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, इनके दोनों अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको इसी तरह सेम जो है वो आपने इसकी वर्डिंग लिखनी है। तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है सेंस ऑल्टरनेट angles are equal, thus lines are parallel. So AB जो है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है CD के, एंड AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ कहेंगे ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखोगे कि बोथ पेयर सेंस लिखना चाहें लिख लीजिएगा, द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल या आर पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए इसको नोट करें और मैं इंशाल्लाह भी आपको इसका बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देती हूँ। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, the line segment joining the points of the opposite sides of quadrilateral bisect each other। ठीक है जी, अब जो बाइसेक्ट पहले तो पता टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्वाड्रिलेटरल ऐसी ज्योमेट्रिकल जो फिगर जो कि हमारे पास 4 साइडेड हो, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया, चले करके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ इस तरह करके 4 साइडेड। ठीक है, ये हमने बना ली, इसको हमने कह दिया ये ए है ये बी है। सब थ्योरम जैसे थ्योरम्स करते थे ना, उसी तरीके से आप इसको करेंगे ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल इसका सेंटर पॉइंट मैं ले लेती हूँ, मिड पॉइंट जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैंने कह दिया पी, और बी सी जो है इसको मैं कह दूँ क्यू। आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्यू। सी और डी इसको आप कह दें जी जनाब आर, और ये बाइसेक्ट कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ए डी लाइन सेगमेंट, जिसको हम कह देंगे एस। ठीक है जी, आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से करके मिला भी दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसको इस तरीके से इससे मिलाया और फिर इस तरह आर से मिलाया और इस तरह तमाम पॉइंट्स को अपने आपस में ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट भी जाहिर सी बात होगा, तमाम आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं इनके डायगोनल। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक इनकी लाइन ये देखें इस तरीके से। आप मेजरमेंट करके कर लिएगा ना, ताकि आपका कोई भी इशू जो है वो ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो है बिल्कुल ठीक पिक्चर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से मैं इनके सेंटर पॉइंट इस तरह करके लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर हम ये वाला अपना ट्राइंगल ए बी डी ले लें, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा रफ में करके दिखाती हूँ। मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, अपना ट्राइंगल ए बी डी, ए
बी और डी। इस वाले ट्राइंगल की बात करें जो आपको इस तरह नज़र आ रहा है। देखो ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये ए है, ये आपको नज़र आ रहा है बी है, और ये वाला नज़र आ रहा है डी है। ठीक है जी, बाइस ऐसे इस ट्राइंगल में वाले करते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो आपका ये जो एस पी है बेसिकली ये पैरेलल है इस बी डी के। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। देखो ये एस पी और ये वाला जो बी डी है, जो मैंने इसका सेंटर पॉइंट जो गुजारा है इसको, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब किसी पॉइंट पर भी जाके आगे मीट नहीं करेंगी। तो आप कहोगे कि जो आपका एस पी है लाइन सेगमेंट बेसिकली वो पैरेलल है बी डी के। और साथ में आप ये भी कह सकते हो जो एस पी है वो हाफ ऑफ बी डी है, इसका हाफ है इस बी डी का। ठीक है, सो एस पी लाइन सेगमेंट जो है वो आपके पास आपका हाफ ऑफ बी डी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल बी सी डी। बी सी और डी देखिए अलग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल। एक बी है, ये सी है, और ये वाला ट्राइंगल आपके पास डी है। ठीक है जी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल इसी तरह थ्योरम की तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे बी डी। तो आप इसमें कहोगे कि आपके पास जो आपके पास ये क्यू आर है बेसिकली ये भी पैरेलल है इस बी डी के, है ना भाई। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एस पी जो है वो हाफ ऑफ बी डी है, इस तरह आप यहाँ पे कहोगे जो क्यू आर है वो हाफ ऑफ आपके पास जो है वो बी डी है। ठीक है, देखो ऐसे आप कहोगे यहाँ पे कि जो क्यू आर है बेसिकली ये वाली चीज़ क्यू आर ये पैरेलल है बी और डी लाइन सेगमेंट के इसके। ठीक है, पहले तो आप कहोगे इसके पैरेलल है। ठीक है, क्यों किसी पॉइंट पे मीट नहीं करोगे। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो ये क्यू आर है आपके पास बेसिकली ये हाफ ऑफ बी डी है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, सिंस एस पी लाइन सेगमेंट पैरेलल है क्यू आर के, देखो एस पी जो है ये भी पैरेलल होगा इस क्यू आर के। और हम इक्वल भी कह सकते हैं इसको कि एस पी जो है इक्वल है क्यू आर के। सिमिलरली एस आर लाइन सेगमेंट पैरेलल हो गया आपके पास क्यू पी के। देखो फिर हम कहेंगे कि जो एस आर है बेसिकली ये भी तो पैरेलल होगा इस क्यू पी के। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एस आर जो है वो इक्वल है क्यू आर के, क्यू आर लाइन सेगमेंट के। ठीक है जी, बस इतना ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली इसके अंदर जो हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, सो डायगोनल मतलब तिरछी लाइन, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, डाइसेक्नल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इतना ही आपको करना है, इसको यहाँ से नोट करें। अब कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड ना, कंटिन्यू करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब हमें बताना है इनके जो मीडियंस हैं गिवन ट्राइंगल के ये आपस में क्या है, तमाम कॉन्ग्रेंट है। बेसिकली यहाँ पे आपको पहले तो आपको नज़र आ रहा है एक ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी। अब यहाँ पे मैं इसको मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ उसकी अपोजिट साइड पे। देखो इसके वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे। देखो पहले तो मैं आपको बताऊँ जैसा कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये तमाम वर्टेक्सेस हैं। इसके इस वर्टेक्स से अगर मैं इसके अपोजिट साइड के सेंटर से एक मीडियन ड्रॉ करूँ और इसके वर्टेक्सेस के सामने अपोजिट साइड पर एक मीडियन ड्रॉ करूँ जिसको टू पार्ट में डिवाइड कर दूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं इसको एक मीडियन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मीडियन की जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी बन रही है ना, द पॉइंट ऑफ अ कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ये कहलाता है बेसिकली सेंट्रॉइड। मतलब मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी को सेंट्रॉइड भी कहते हैं। या हम ये कह सकते हो कि एक वर्टेक्स से दूसरी साइड के वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड में मीडियन जो अपने मिड पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है वो आपके पास आपका मीडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2:1 के रेशो से जो है, देखो इसको कट कर रहा है, ये 2:1 के रेशो से यहाँ से 2:1 के रेशो से इसको कट कर रहा है। अब ए पॉइंट जो है ई विद रेशो, इनकी नेमिंग कर दी है। ए इसका जो मीडियन पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट ये ई है, इसका एफ है और ये डी है। तो आप कहोगे ई जो है विद रेशो 2:1 है, एफ भी जो है 2:1 है इसका रेशो, और जो डी है इसका रेशो भी 2:4
1 है। अब इनके पॉइंट्स मैंने इनके जो वर्टिसेस हैं इसको मैंने कह दिया x1 y1, बी वाले को x2 y2 और सी वाले को x3 y3 कह दिया। ठीक है जी। तो अब यही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। ए जो है x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। इससे बहुत लेंथी हो जाता है लेक्चर, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है सॉल्व करके फिर समझा दूँ। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, अगर हम बात कर रहे हैं अपने इस डी की, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। देखो x1 मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 y1 x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम ई पॉइंट की बात करेंगे तो आप कहोगे x2 x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 y3 डिवाइडेड बाय 2। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी। जब आप एफ पॉइंट की बात कर रहे होगे तो आप कहोगे x1 x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 y3 डिवाइडेड बाय 2। और इसको आपने ऐड कर लेना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रॉइड का फार्मूला है ना, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो इंशाल्लाह तब आपको मज़ीद डिटेल में आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ पे ला के लिख लीजिए आप, आगे पॉइंट छोड़ आगे लिखिएगा x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 2, कंटिन्यू कीजिएगा इसके स्टेप के आगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। डिटेल में भी फिलहाल आप इसी फॉर्मूला को इसी तरह याद करें। जब आप आगे जाएंगे ना, बड़ी क्लासेस में जाएंगे सेकेंड ईयर, तो आपको फिर मज़ीद डिटेल में हम समझाएंगे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, किस तरीके से आपने इसको टैकल करना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपके पास आप लिखे सिमिलरली यूजिंग अदर मीडियन इट कैन बी proved that centroid is same in a cases proved। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसका लास्ट पॉइंट रह गया जो हमारे पास, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पॉइंट है, हमें बेसिकली इसमें ये चीज़ बतानी है, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज की राइट बात हो रही है आपके पास, ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है ना। देखो मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट वर्टिसेस। देखो भाई, अब यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं, कुछ पोस्टुलेट वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, थ्योरम कर रहे होते हो। देखो अब मैंने क्या किया, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। दिस वन इज हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, और बेस एंड परपेंडिकुलर हम लोगों के सामने। अब हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट को मैंने डी कहा, इसको मैंने पी कहा। अब यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल मिल गए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाला जो AP है ये हाफ ऑफ BC है, यहाँ पे देखो ये वाला AP लाइन जो है ना, इसके मैंने वर्टेक्स से 90 डिग्री, देखो यहाँ से इसकी जो है हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि ये हाफ ऑफ जो है उसका BC है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल मुझे मिलेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला मिलेगा जो मेरे पास CDP है, देखो ये वाला CD और P, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसकी बात कर रहे हैं। अगर इस वाले ट्राइंगल को मैं कह दूं कि कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ADP है, ये वाला ADP, ये 2 ट्राइंगल आपस में हम इन दोनों का मवाजना करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में जो हमारे पास ये CD है इस AD के इक्वल आएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप कहोगे अगर हम एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल ADP दिस वन, ठीक है, और यहाँ से हम बात करें एंगल CDP, तो इन दोनों में ये वाली चीज़ जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप राइट भी लिख सकते हो, 90 डिग्री भी लिख सकते हो। फिर हम ये भी तो कह सकते हैं इसमें इसका जो ये PD है, बेसिकली इसका PD, दोनों का PD सेम है, ये लाइन सेगमेंट दोनों की क्या है, सेम है, कॉमन है। ठीक है, अगर हम अपने ट्राइंगल CDP की बात करें, इस CDB की बात करें, और यही वाली बात जो मैंने आपको ADP पर कही, इन दोनों ट्राइंगल को फिर हम कह भी सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब हूबहू शक्ल में, मिकदार में एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जो पोस्टर लग रहा है वो यहाँ पे साइड एंगल साइड का लग रहा है, कि इसकी एक साइड दूसरी साइड की इक्वल है, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है तीसरी साइड जो रिमेनिंग रह जाएगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो बाकी रिमेनिंग साइड हमारे पास जो AP बच जाएगी, तो हम कह देंगे जो ये वाला AP है ये इस वाले CP के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जिसमें दोनों का हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा ना, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, बाकी बेस के इक्वल है, एंगल भी सेम है, साइड्स भी सेम है आपस में, तो हम कह देंगे जो ये AP है बेसिकली CP के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिमेनिंग साइड थी। तो सिंपल सी बात है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो ये CP है इस BP के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, और हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास ये AP इसका मिड पॉइंट इस CP
और बी पी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इसको आप नोट कर लें। और इसी तरीके से जो है अगर आप लोगों ने को थ्योरम्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो 9th क्लास में मैंने बहुत डिटेल लेक्चर्स बनाए हुए अपने इन तमाम के ऊपर, जाके देखें, ताकि आप लोगों को जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड इक्वी डिस्टेंस, वर्टिसेस क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप लोग मैट्रिक से करते हुए आए हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम्स यही 4 अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, आने के चांसेस बहुत कम होते हैं फिलहाल इनके, ठीक है। तो लेकिन आपकी एक्सरसाइज का पार्ट था, इसलिए करवाना ज़रूरी था, आपको करवा दिया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी अपने लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बेसिकली पॉइंट्स गिवन है। गिवन दैट द पॉइंट्स 1,1, 5,4, 8, 9 एंड 0, 3, ठीक है, रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तमाम ए पॉइंट ए का है, बी का, सी और ये डी, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर्स आगे क्या कहता है, शो दैट ए बी सी डी जो है जो हमारे पास है वो ट्रेपीजियम है। हमें ये प्रूव करना है। और हमारी एक्सरसाइज 3.1 ही कंटिन्यू, इसी को हम आगे कंटिन्यू करके इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना क्वेश्चन नंबर 15 आज अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो बुक को साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ट्रेपीजियम की बात हो रही है। तो आप सबको पता अगर पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। चलो मैं आपको कर दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी। अब ए पॉइंट, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, सी डी 4 साइडेड, ठीक है जी। अब हमने ये कहना है आज साइड पैरेलल टू, एक साइड जो है इसकी पैरेलल होगी और 2 अपोजिट साइड जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। कैसे, देखो हम इन दोनों को पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करें ना आगे जाके, देखें बेटा ये दो तो पैरेलल हैं लेकिन ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर ये आगे जाकर जो है वो मीट करेंगी। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है इसके अंदर, ठीक है जी। ये दो पैरेलल हैं आपस में। तो आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन से काम किया करें। ए पॉइंट आपके पास 1,1 है और बी जो है वो आपके पास 5,4 है, जबकि सी जो है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है 8, 9 और जबकि डी गिवन है आपके पास 0 एंड 3, ठीक है। आर 4 पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब ये वाला ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। और साथ में ये प्रूफ करना है कि जो ए डी है वो पैरेलल नहीं है इस बी से, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे अगर इक्वल नहीं आएगा तो प्रूव हो जाएगा। पहली चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है। और दूसरी चीज़ हमें इसमें ये प्रूफ करनी है जो बेसिकली ये ए डी है ये हमारे पास इज नॉट पैरेलल सी डी, ठीक है जी। सॉरी बी सी, आई एम सॉरी बी सी। हमें ये वाली चीज़ जो है प्रूफ करनी। पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हम ये प्रूफ करते हैं कि जो ए सी है वो ए डी है, बेसिकली ए बी वो पैरेलल है हमारे पास इस सी डी के, ठीक है। हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ कर लेते हैं कि ए बी वेक्टर पैरेलल है सी डी के। तो हम कैसे करेंगे, हम इनका सिंपल सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आई ताइट को मल्टीप्लाई करके और जे कंपोनेंट करके इस तरीके से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी, तो आप कहोगे बी वेक्टर पहले आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इनके आप जो है पॉइंट्स लिख दीजिए जो आपके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको। बी आपके पास 5,4 है और जबकि ए जो है वो आपके पास गिवन है 1,1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है आई और जे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो हम कहेंगे 5 - 1, 4 - 1। तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है यहाँ पे आपके पास। और जबकि हमारे पास यहाँ पे देखो, ठीक है, साथ साथ हम इनके जो है आई जे के कंपोनेंट वगैरह जो भी वेक्टर्स को साथ देख लेते हैं। 4i कैप और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखें ये 4 में से 1 माइनस कर दोगे आप, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3j कैप। और जबकि k हमारे पास जो है बेसिकली नहीं है तो k को हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर की 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। अब हम सी डी के लिए फाइंड कर लेते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास हमारा सी डी है, देखो सी डी के लिए काम करते हैं। सेकंड में हम सी डी वेक्टर डी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, ठीक है जी। तो
डी के पॉइंट्स हमें क्या मिले 0 3, और सी के पॉइंट्स हैं सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 8 और 9। ठीक है, तो 0 माइनस से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, 0 माइनस 8 और यहाँ से 3 माइनस का 9। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 8 आई कैप, और यहाँ 3 में से 9 को माइनस करो तो माइनस का ही 6 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा 6 जे कैप और के नहीं है तो 0 के कैप। तो हमारे पास हमने ये जो है सी डी वैक्टर निकाल ली। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, मेरे बोर्ड पर स्पेस नहीं है। ए बी वैक्टर इनटू सी डी वैक्टर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो आई जे और के, इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट वाले के क्या आए हैं 4 3 0, इसका है -8 6 माइनस का 6 एंड 0 से साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, साइन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अब वही जिस जहाँ आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ए आई वेक्टर यहाँ आई कैप आ जाएगा। अब जिस रॉ में और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसको स्किप कर देंगे, रिमेनिंग लिख देंगे 3 0 -6 0, जो मैंने आपको जो है डिटर्मिनेंट लेना जो है चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से, मैट्रिक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। माइनस का जे कैप, अब जे जिस जो है बिलोंग रॉ में जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको स्किप कर देंगे। 4 0 -8 0, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस के कैप। अब के जिस रॉ में और जिस कॉलम में है, ये वाला कॉलम और रॉ में है तो उसको हटा देंगे 4 3 -8 एंड माइनस का 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आई कैप ऐसे ही रहेगा, फिलहाल 3 0 0 हो जाएगा और ये 6 0 0 तो पूरा ही 0 हो गया, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 ही हो गया। ठीक है जी, माइनस का जे कैप, अब यहाँ से 4 0 0 हो जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा आगे, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। के भी देख लीजिए यहाँ से, अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 24 माइनस का 24, साइन फार्मूला वाली माइनस की, और 8 3 24, लेकिन माइनस फार्मूला का होता है, माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होकर 24 हो जाएगा। तो हमें ये तो 0 मिलेगा यहाँ से। अब ये देखो पॉजिटिव वाला 24 नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया सी डी के साथ वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ से 0। क्या मिला हमें यहाँ से 0। ठीक है जी, अब हम दूसरा वाला फाइंड कर लेते हैं। अब हम कर देखते हैं कि ए डी वैक्टर जो है, जो हमने सेकंड कंडीशन आपको बताई, ये चीज़ कर देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर सेम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्रेपेजियम नहीं है, क्योंकि सेम नहीं, ट्रेपेजियम में जो है अपोजिट साइड जो होती है ना ये वाली, ये इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये चले जी, इसको आप नोट करें। अब हम सेकंड वाला पॉइंट कर लेते हैं। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, ए डी से मैं मिटा रही हूँ वहाँ से, आप आंसर देखें 0 यहाँ से नोट कर लें। अच्छा जी, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए डी इज़ नॉट पैरेलल बी सी। पहले हम ए डी के लिए वर्क करेंगे। ए डी वैक्टर डी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर। ठीक है जी, तो डी हमारे पास क्या है, इसके पॉइंट्स 0 3 सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, और ए के पॉइंट्स 1 1। ठीक है बेटा, उसी तरीके से करेंगे जैसे कि अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया, सेम एज इट इज़। ठीक है जी, तो 0 -1 3 माइनस का 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -1। अच्छा, आप चाहें तो उसको जो है माइनस करके लिख दें, फिर आई जे के लगा दें कैप के साथ, कोई जो फैक्टर फॉर्म में लिख दें। यहाँ से आ जाएगा माइनस का आई कैप, 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 प्लस का 2 जे कैप। अब के 0 है। ठीक है जी, चलो जी, अब ए डी निकल गया। अब हमारे पास हम बी सी के लिए कर लेते हैं वर्क। बी सी वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, पहले सी लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है जी, तो हमारे पास सी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 8 9, जबकि जो बी के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास है 5 4। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे और 9 में से 4 को माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, मतलब इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 9 में से 4 गया तो 5 बचा। तो हम आई कैप भी लिख लेते हैं, आई कैप प्लस का 9 में से 4 गया तो 5 जे कैप और 0 के कैप। अब हम इनका ए डी वैक्टर और बी सी का क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर। ठीक है जी, आई
आई कैप, जे कैप हेड कह लें, कैप कह लें, कोई इशू नहीं है, के कैप। इनके आ जाए -1 2 0 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 5 0। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ आई पहले रखा हमने, और आई कैप जिस रॉ में और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है इसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे तमाम। फिर हमारे पास माइनस का जे कैप, और यहाँ पे जे जिसमें बिलोंग कर रहा है उसको स्किप कर देंगे उस रॉ कॉलम को। ठीक है, प्लस का के कैप, तो -1 2 और 3 एंड 5। ठीक है जी, चलिए जी। तो अब यहाँ से हमें मिला आई कैप 2 0 तो 0 5 0 0, तो पूरे का पूरा ही 0 हो गया, तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिख देते हैं। चलें 0 + 0 लिख दें, स्टेप बढ़ा लें, कोई इशू नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर प्लस का के कैप। अब 5 1 ज़ा 5 आके माइनस का 5, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ तो यहाँ से 0 आई कैप मिला, यहाँ से माइनस का 0 जे कैप मिला, यहाँ से हमें के में मिलेगा माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 11 दे देगा ये। ठीक है जी, तो बाहर प्लस है ना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो बढ़े की आएगी, तो माइनस का 11 और प्लस माइनस 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 का 11 के, तो देखेंगे इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD इंटू BC वेक्टर माइनस का 11 के। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग आई हैं, वो 0 था, ये 11 के आया, तो ये वाज़े कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया कि ABC जो पॉइंट जो हैं सेंस या हेंस प्रूव दैट ABC इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है जी, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे ABC आर द पॉइंट्स जो है गिवन है, A वेक्टर, B वेक्टर, 2A वेक्टर -B रिस्पेक्टिवली, मतलब A फर्स्ट वाला A का, फिर B का, फिर C का है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं। वो कहता है कि जो D है बेसिकली वो डिवाइड कर रहा है AC को 2:3 के रेशो से, और E डिवाइड कर रहा है BD को 4:1 के रेशो से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है E का। ठीक है जी, अब यहाँ पे ABC जो है वो 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर, जो गिवन है डेटा बना लिया करें ताकि आसानी हो जाए। द पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर जो गिवन है A के, जो इन्होंने हमें यहाँ बताया है। ठीक है, A के वेक्टर के गिवन है, और यही चीज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर गिवन है B वेक्टर के, और जबकि कहता है द पोजीशन, एक मिनट लगता है इन ख़त्म हो गई है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर बेसिकली यहाँ गिवन है 2A वेक्टर -B वेक्टर के। अब कंडीशन है, पहली कंडीशन में कहता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जो D है बेसिकली वो डिवाइड कर रहा है AC को 2:3 के रेशो से। अब बेसिकली यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है जी, हम D के लिए काम करेंगे तो हम कहेंगे द पोजीशन वेक्टर D, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा, MD वेक्टर प्लस NA वेक्टर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय M प्लस N। ठीक है जी, अब हमारे पास ये बेसिकली B, हम B और A के लिए काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये बेसिकली B और A है, सॉरी D कह दिया, हम D के लिए तो बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि D डिवाइड AC, D जो है वो डिवाइड कर रहा है AC को 2:3 के रेशो से। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आपकी बुक में मौजूद है, द पोजीशन वेक्टर D M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर और डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये M प्लस N बेसिकली ये रेशो ही है, M रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जो है वो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वाली कहानी है, एक M जो है 2 है और N जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है जी,
अब यहाँ लिख भी सकते हो हमारे पास बेसिकली m/n यहाँ जो गिवन है 2:3 है, ऐसे करके आप लिख भी लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अब इसी फॉर्म में बनाएंगे, हम डी के लिए काम कर रहे हैं तो फार्मूले की थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे ताकि आपको पुटिंग करने में आसानी हो। तो हम कहेंगे द पोजीशन वेक्टर डी, ठीक है। अब यहाँ ए सी है ना, तो सी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, तो हम इसी के पॉइंट्स लिखेंगे ना जो चीज़ हमें गिवन है, प्लस एन ए वेक्टर, देखो ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके अंदर अपनी पुटिंग कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इस इक्वल टू डालते हैं, समझ आएगी यही लाइन आप दोबारा यहाँ पे आएगी। एम बेसिकली 2 है और सी गिवन किसके है, 2a वेक्टर माइनस बी के, तो हम यहाँ लिख देंगे 2a वेक्टर माइनस का b, और n जो है वो 3 है और a जो है वो हमारे पास a वेक्टर है। ठीक है, जो डेटा हमें गिवन था। और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 3, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 × 2 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस का 3a वेक्टर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो हमें ये a वाले का सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, आप यहाँ लिख लें द, सारा नहीं लिख रही, टाइम का इशू होता है बेटा। ठीक है, इस तरह लेंथी हो जाती हैं वीडियोस। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर डी, इसका हमारे पास ये वाला आंसर आया है जो आपने इसके बॉक्स में बंद कर लेना, 7a वेक्टर माइनस 2b और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगली कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है ई डिवाइड कर रहा है बी डी को 4:1 के रेशो से। तो यहाँ आ जाओ, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में कहा जा रहा है कि द पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दोबारा लिखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि यहाँ कह रहा है कि ई डिवाइड कर रहा है, ई डिवाइडेड बी डी को 4:1 के रेशो से। ठीक है जी। उसी तरह हम अप्लाई करेंगे सेम फार्मूला, सेम चीज़ उसी तरीके से आप लिखोगे द पोजीशन वेक्टर। बार बार लिखवाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोगों को पक्का हो जाए स्टेप। द पोजीशन वेक्टर ई के लिए हम काम करेंगे तो फार्मूला तो वही लगेगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशो दिए गए हैं वो 4:1 है ना, तो 4:1 दिया गया। आप समझ जाइएगा, m जो है 4 है और n जो है वो आपके पास बेसिकली 2 है। यहाँ पे आप नहीं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। द पोजीशन वेक्टर e, तो अब यहाँ पे हम इसकी पुटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे b और d की बात आ रही है तो d पहले आ जाएगा, एम डी वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे द पोजीशन वेक्टर ऑफ e यहाँ लिख देती हूँ, चले, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई वेक्टर, m बेसिकली 4 है और d किसके गिवन है, d तो हमारे पास जो हमने फाइंड किया, जो हमारा आंसर आया, जो हमने d निकाला है वो हम लिख देंगे 7a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 5, और n आपके पास 1 है और b जो है वो b वेक्टर के ही इक्वल है, और डिनोमिनेटर में m प्लस n मतलब 4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, अब देखिए। ठीक है जी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई ठीक है। अब 4 7 हमारे पास आएगा 28 ए वेक्टर और 4 2 8 बी वेक्टर, और ये वाला माइनस का बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में 5 भी है। ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना, साथ साथ बिल्कुल रखना, और होल डिवाइड में 5 है। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख देती डिवाइडेड बाय 5 की जगह पे मैं इसको यूँ 1/5 कर दूँ तो क्या गलत होगा, नहीं होगा ना। अब इसको भी टैकल कर लेंगे इस वाली चीज़ को, ताकि थोड़ा स्टेप डिवाइड के नीचे डिवाइड आए तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप इस तरह कर लिया करें। तो ये हो जाएगा 28 ए वेक्टर माइनस का 8 बी वेक्टर, तो हम इस 5 को b से मल्टीप्लाई करके इसको भी डिनोमिनेटर बना देते हैं, और डिनोमिनेटर में सबके नीचे 5 आ जाएगा इंटू 1/5। तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, अब यहाँ पे ये b है और ये भी b है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये माइनस का, एक मिनट गलती हो गई मुझसे, ये प्लस था, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा लेना। ठीक है, हाँ ये प्लस से प्लस देख लेती हूँ। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे यही वाला स्टेप आपने दोबारा लिख लेना है, द
पोजीशन वेक्टर ई क्या आएगा यहाँ से, देखो ये आ जाएगा 28 ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 3b वेक्टर, 1 से मल्टीप्लाई होगी वही देगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 देगा। तो 28 ए वेक्टर माइनस 3b डिवाइडेड बाई 25, इसको यहाँ से नोट कर लें, इसका यही आंसर है। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक्स वेक्टर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। भी थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ फिर साथ साथ। देखो भाई, अब हमारे पास पैरेललोग्राम की बात हो रही है बेसिकली। देखो पैरेललोग्राम क्या है, ये मैंने यहाँ बना दिया अपना, आप चाहे मेजर करके बना लिएगा, थोड़ी साइड आगे पीछे हुई तो इग्नोर करें भाई। ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब यहाँ पे कह रहा है जो एक्स वेक्टर है बेसिकली वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक एक्स वेक्टर है। आगे कह रहा है कि y डिवाइड्स बी सी इन 1:2। अब y जो है ना वो डिवाइड कर रहा है बी सी को, b और c को 1:2 के रेशो से, मतलब 1:2। अगर मैं 1 ये लगा दूँ, b और 2 c को कर दूँ, ठीक है, 1:2 कह रहा है ना, मतलब b 1 हो जाएगा और c जो 2 हो जाएगा। यहाँ इसको मैंने y कह दिया, y वेक्टर बेसिकली। अब कह रहा है यहाँ पर शो इफ z डिवाइड डी एक्स इन 3:1 के रेशो से। अब यहाँ पे अगर मैं x और d कर दूँ 1:6 का 6 का रेशो, देखो फॉर एग्जांपल इस d को इस x के साथ मिला दूँ और कह रहा है 6:1, इसका मतलब ये है कि 6 ये होगा और 1 ये वाला पार्ट होगा। अगर ये 1 कर दूँ और ये 6 कर दूँ तो 6 ज़्यादा कम से कम इतना होगा, 1 पार्ट इतना होगा, एज्यूम कर लेते हैं। फिर कह रहा है ऑल्सो डिवाइड ए वाई। अब ये वाला ए वाई जो 3:4 के रेशो से डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो है z डिवाइड कर रहा था dx को 3:1 के रेशो, इस पॉइंट को मैं z कह देती हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना z डिवाइड dx इन 6:1 के रेशो से, और यहाँ पे कह रहा है आगे एंड ऑल्सो डिवाइड ए वाई। ये ए वाई वैक्टर जो है वो 3:4 के, बिल्कुल सही है, ये इतना हिस्सा 3 लग रहा है और ये 4 लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। 3:4 के रेशो, देखो ये 3 है और ये 4 है, 3:4 है और ये 1:6 है और ये हमारे पास 1:2 है। इस तरीके से करके मैंने आपको पॉइंट्स की नंबरिंग भी कर दी थी, ताकि कोई इशू ना हो। नंबरिंग आप बेशक मिटा दें, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम हमें क्या मालूम है सबसे पहले, इन अ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम बार बार बताती हूँ, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होता है बेसिकली, 4 कोनों वाली ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं, जिसके 4 कोने हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल होती है। ABCD, ठीक है, ये हमें पता है। पोजीशन वेक्टर जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर ए जो है, कि नेमिंग नहीं दी हुई, हम खुद बना रहे हैं कि ए जो है बेसिकली वो ए है। ठीक है, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है बेसिकली वो बी है। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, आप सब जानते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ सी बी के बराबर है और ए डी के बराबर है, या डी ए के बराबर है, कह सकती हूँ ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सेम मैसेज नीचे लिख लीजिएगा, सी जो है वो बी है और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जो है बेसिकली वो ए वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम आमने सामने वाले जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इनके जो वर्टेक्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें पता है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन एक्स जो है वेक्टर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब x जो है ये मिड पॉइंट है इस ए बी का, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है जी, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को ऐड करना हो, दो वेक्टर्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो मिड पॉइंट निकल आता है। मिड पॉइंट x कैसे निकलेगा कि अगर हम a वेक्टर लें और उसको b वेक्टर लें और उसको डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है, तो क्या निकलेगा, देखो a है, b b है और डिवाइड बाई 2 सेम वही आ जाएगा। नाउ फिर कह रहा है कि y डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड्स
बी सी इन 1:2 के रेशो से। y डिवाइड कर रहा है इस बी सी को 1:2 के रेशो से। हम इस पर पोजिशन वैक्टर लगा कर देखते हैं। पोजिशन वैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी वैक्टर प्लस एन, अभी समझाया इससे पहले, ए वैक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि m प्लस एन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली 1:2 है ना, 1+2 है, ठीक है, तो 1+2 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो आप कहोगे मिस m इज़ 1 और b वेक्टर b ही है और n हमारे पास 2 है, ठीक है, और a वेक्टर जो है वो b है। देखो यहाँ पे b वेक्टर सॉरी b ही है, a वेक्टर भी हमारे पास, देखो अगर a जो है वो a है, b वेक्टर हमारे पास b है, c मैंने कहा इसकी अपोजिट b है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम सेम कर देंगे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे b और c की ना, इसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। b जो है वो b वेक्टर है और c भी जो है वो b वेक्टर है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, यहाँ पर b ही वेक्टर आएगा, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1+2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और 2 + 1 हो जाएगा 3। अब देखो ये 3 इसके नीचे भी है और ये 3 इसके नीचे है, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा को और टैकल कर सकते हैं। देखो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ, मुझे आगे पूरा सवाल भी करना है बोर्ड पे। देखो नेक्स्ट स्टेप ये देखो यहाँ पे 2 और 1 3b हो जाएगा, 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर मिल गया सिर्फ और सिर्फ b वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम r लगाया तो हम यहाँ y भी लिख सकते थे। यहाँ फॉर्मूला लिखो, बाकी y वेक्टर के लिए कर रहे हैं तो y वेक्टर के लिए करेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने b से लिखा है ना, तो यहाँ पे आप y वेक्टर ही लिखें, r नहीं लगाएं। इसलिए स्टार्टिंग में फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लिखने के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे द पोजीशन वेक्टर ऑफ y, इस तरह करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला मतलब लिख लीजिएगा, अपनी वर्डिंग कोई इशू नहीं है। तो y वेक्टर हमारे पास जो है वो b वेक्टर के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करा। अच्छा आगे आ जाते हैं। अब सिंस एक चीज़ और कह रहा है कि जो z है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स dx को इन 6:1 के रेशो से। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, द पोजीशन वेक्टर z m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस का n, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ z m हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है, b अब हम x और z के लिए काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो x पहले आ जाएगा और d जो है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, x क्या है किसके इक्वल आया था, यहाँ पर देखें ये x वेक्टर बेसिकली मिड पॉइंट निकाला ना हमने, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 के, तो हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और n जो है वो हमारे पास 1 है और a जो है वो हमारे पास बेसिकली d है, ठीक है, d जो है वो बेसिकली a है और m प्लस n मतलब 6+1। पोजीशन वेक्टर ऑफ z के लिए काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ कहेंगे, देखो यहाँ से पहले कैंसिलेशन कर दो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3a प्लस का, ठीक है, 3b वेक्टर 3b और यहाँ पे आ जाएगा a वेक्टर। अब चाहे तो वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, वैसे लिख लें, कोई भी क्योंकि वेक्टर में है तो वेक्टर में लिख लें इस तरह, डिवाइडेड बाय 6+1 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3a और ये 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस का 3b डिवाइडेड बाय 7, तो ये आया है पोजीशन वेक्टर ऑफ z। तो यहाँ लिखें, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, सारी वर्डिंग आप नीचे नीचे लिखते रहा करें। लगता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन पोजीशन वेक्टर ऑफ z, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ z भी आ गया। तो यहाँ पे y में इसको बॉक्स में बंद कर दो, नहीं इस बल्कि y को उधर बॉक्स में बंद किया था हमने, सॉरी नेक्स्ट स्टेप ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है जी। तो इसको हम एक बॉक्स में यहाँ पे बंद कर देंगे जैसे हमने इसको किया, ठीक है जी। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ z हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे क्या कहता है कि z ऑल्सो डिवाइड ay/3:4, तो हम इसके लिए भी कर लेते हैं। आप इसको यहाँ से मिटाइए, ठीक है, हम देख लेंगे अगर हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है जी, प्रूफ हो जाएगा। मैंने पिक्चर मिटा दी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे कहता है सिंस z ऑल्सो डिवाइड ay in
3:4 के रेशो से। तो हमारे पास क्या फैक्टर, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर z 3y वेक्टर प्लस 4a वेक्टर, क्योंकि y पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा 3 + 4, ठीक है जी। तो हम पुट कर देते हैं 3y बेसिकली यहाँ पर b आया है, 4a जो है वो a ही वेक्टर था, ठीक है। 3 और 5 हो गया हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 3b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर डिवाइडेड बाय 7। नाउ इट्स प्रूफ सेम हो गया। नाउ इट्स प्रूफ दैट z divides ds vector in 3:1 ratio and z also divides ay vector in 3:4 ratio। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 3.2 के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।